त्रिवेज मीडिया के सभी दर्शकों का पुनः एक बार स्वागत है। आज हम जहां उपस्थित है ये पुणे का अल्प बचत भवन है और इस भवन में महाराष्ट्र के जो राजनीतिक दल है, लगभग 13 राजनीतिक दल, जो परिवर्तन के लिए सत्ता परिवर्तन का एक शिविर यहाँ पे 2 दिवसीय उन्होंने आयोजित किया है। और इस शिविर के अंदर ही एक सत्र भारत के ज्येष्ठ विचारवंत, जाने माने विख्यात विचारवंत डॉक्टर राम पुनियानी सर जी का भी है। और इसी मौके पे हमने भी एक मौका ले लिया है कि सर के साथ कुछ बातें करें। सर, सबसे पहले मैं आपका त्रिवेज मीडिया में स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। आज आप प्राकृतिक पक्ष के सत्ता परिवर्तन शिविर के लिए आज यहाँ उपस्थित हो, एक सत्र के लिए जी। तो इस सत्ता परिवर्तन शिविर जो प्राकृतिक पक्ष है, इस मंच और इस शिविर के संदर्भ में आप सबसे पहले क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये तो एक बहुत स्वागत योग्य कदम है कि सब प्राकृतिक लोग एक साथ आए हैं। आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब से धर्म के नाम की राजनीति चली है, जो प्रगतिशील विचार हैं, प्रगतिशील परिवर्तन है, वो बहुत पीछे धकेल दिए गए हैं। तो ये मौका है कि जब हमको अपनी प्रगतिशीलता, मानवता, भारतीय संविधान, इन मूल्यों को मजबूत करने के लिए साथ में आने की ज़रूरत है। और दूसरी बात यह है कि जो प्रतिगामी पक्ष हैं, धर्म के नाम की राजनीति करने वाले हैं, वो बहुत संगठित हैं। उनके पीछे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता, स्वयंसेवक, प्रचारक और सैकड़ों संगठन हैं, और वो बहुत यूनाइटेड तरीके से काम करते हैं। जबकि जो प्राकृतिक लोग हैं, वो उनमें बहुत सारी समानता है और थोड़े थोड़े मतभेद के कारण वो बिखरे हुए हैं। तो मतभेद के कारण वो बिखरे हुए हैं, इसलिए उनकी ताकत कम दिखती है, पर वो वैसे सत्ता में वो ताकत वैसे उनकी ज़्यादा है। और उनका जो बिखराव है, उसको तोड़ने के लिए इस प्रकार के सम्मेलन बहुत उपयोगी रहेंगे। सर, ऐसे क्या बात हो गई कि आज अगर हम देखें कि जो ताकतवर संगठन आज जो सत्ता में है, वो लगभग 9 साल से सत्ता में है, लेकिन ऐसी क्या बात हो गई कि इस देश के 70 साल में, आज़ादी के 70 साल के बाद केवल 9 साल में उनकी ताकत देश में सबसे ज्यादा हो गई और वो तोड़ने के लिए हमें चैलेंज स्वीकार करना पड़ रहा है? क्यों ऐसी बात? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो 9 साल से सत्ता में है, पर ये विचारधारा तो 95 साल से है। ये विचारधारा अलग अलग तरीके से समाज में प्रतिगामी मूल्यों को, धर्म के नाम पे रूढ़िवाद को, धर्म के नाम पे तानाशाही के मूल्यों को प्रचलित कर रही है। और जो इनके पीछे संगठन हैं, वो वैसे भी बढ़ रहे थे, उन्होंने जगह जगह घुसपैठ कर ली थी। पर भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने से उन लोगों को ज़्यादा सहारा मिल गया, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से। जो सब जगह थी वो उसमें खुल आ गए। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, उन्होंने घुसपैठ कर ली। संस्कृति के क्षेत्र में देखिए, उन्होंने घुसपैठ कर ली। प्रशासन में वो घुस गए। तो इसलिए जो प्रतिगामी ताकतें हैं, प्रतिगामी मूल्य हैं, वो पहले से ज़्यादा आक्रामक, शक्तिशाली और खतरनाक रूप ले चुके हैं। इसीलिए ये आज की परिस्थिति पर खड़ी ये है। जो प्रतिगामी ताकत जो है, जो धर्म से लेकर बंटवारा भी करना चाहती है और धर्म में काफी वो राजनीति में लाने की कोशिश करती है, लेकिन ये धर्म संस्था जो बहुत सारे आश्रम जो है, वो ज्यादातर कांग्रेस की राजनीतिक सत्ता में बने हुए हैं और वो पनपे आज उसी का परिणाम राजनीति में भी दिखाई दे रहा है। तो ये जो है, चाहे इनको हम सत्ता से बेदखल करें या ना करें, लेकिन ये जो कल्चर है जो धर्म के आधार पे है, वो तो हमारे सामने चैलेंज तो बनकर ही रहेगी। आपने बहुत अच्छी बात कही। ये पिछले 70 साल से पनप रहे हैं, जबकि बहुत बार कांग्रेस भी सत्ता में थी। और सवाल ये है कि समाज के कुछ प्रतिगामी पक्ष ये कांग्रेस के अंदर भी घुसे हुए हैं और कांग्रेस के विरोध में भी लगातार काम करते रहे, यानी ये दोनों तरफ से खेल खेल रहे हैं। तो सवाल यहाँ किसी पक्ष को दोष देने का नहीं है। सवाल ये है, धर्म के नाम की राजनीति की विचारधारा ये समाज में 90-95 साल से मजबूत होती चली जा रही है। और एक बात है, ये कांग्रेस को भी हम दोष से मुक्त नहीं कर सकते कि कांग्रेस ने इस पे नियंत्रण नहीं किया। कांग्रेस के अंदर भी इन्होंने जगह बना ली और कांग्रेस ज़्यादा इस बारे में रही कि सत्ता पे कैसे रहें। और इनके पास जो सत्ता होती है समाज में कार्यकर्ताओं की, विचारधारा की, संस्थाओं के में घुसपैठ करने की, वो सत्ता के माध्यम से ये लोगों के विचारों को करते गए, समाज में नफरत फैलाते गए, नफरत के आधार पे हिंसा करवाते गए और हिंसा के आधार पे ध्रुवीकरण करते गए।
तो कांग्रेस को मैं केवल थोड़ा दोष दूंगा, पर दोष तो सबका है। कांग्रेस ही क्यों, वामपंथी दलों को भी मैं दोष दूंगा कि जब ये अपने इतने कार्यकर्ताओं को, स्वयंसेवकों को, प्रचारकों को तैयार कर रहे थे, तो क्या वामपंथी दलों ने नहीं देखा कि इनका कितना खतरा था? उनकी भी जिम्मेदारी है, आपकी और मेरी भी जिम्मेदारी है जो इस बात को समझते हैं। तो आज सवाल ये है कि कांग्रेस बनाम बीजेपी, ये गलत डिबेट है। डिबेट होना चाहिए बीजेपी विरुद्ध संविधान, और संविधान में जो भी लोग एक तौर से थोड़ा बहुत प्रगतिशील ताकतों को मानते हैं, वो सबको एक छतरी के नीचे लाने की ज़रूरत है। उसमें कांग्रेस की बहुत ज़्यादा आलोचना करना, वामपंथ की बहुत ज़्यादा आलोचना करना, उससे हमको कुछ मिलेगा नहीं। सब में थोड़ी थोड़ी कमजोरियाँ हैं, कोई भी परफेक्ट पार्टी नहीं है। जैसे अम्बेडकर साहब थे, उनका विचार 100% 24 कैरेट सोना था, भगत सिंह के विचार 24 कैरेट सोना था। अब ये एक तरफ था, पर देश को आज़ाद कराने के लिए महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति की जरूरत पड़ी, जो धर्म की भाषा भी बोलते थे, लोगों की समस्याओं को भी समझते थे, उनको लेकर आगे भी चले। पर गांधी के बाद दूसरा गांधी आया नहीं। गांधी के बाद जिनको इन्होंने दूसरा गांधी करके प्रस्तुत किया, वो तो उनका ही था, अंदर से वो खाकी चड्डे पहने हुए था। तो हमको पहचानना चाहिए कि आज ज़रूरत है कि सबसे ज़्यादा जो हमको मुकाबला करना है वो धर्म के नाम की राजनीति का करना है, और उसके लिए एक दूसरे की छोटी मोटी गलतियाँ, छोटे मोटे अंतर्विरोध, उसको पीछे रखने की ज़रूरत है। आज जो प्राकृतिक पक्ष का जो सत्ता परिवर्तन शिविर है जी, ये शिविर ऐसे मौके पर रखा गया है कि जबकि देश के चुनाव का माहौल अब नजदीक आते जा रहा है, जबकि लोगों को सचेत करने की जब जरूरत है, तब राजनीतिक उद्देश्य ये कार्यक्रम हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को जगाने के लिए एक विरोधाभास इसमें कहीं नजर नहीं आता है आपको? ये देखिए, यहाँ मैं बता दूँ आपको कि लोगों को ये जागरूकता पैदा करने का जो कार्यक्रम है वो इतना मजबूती से नहीं चला। आपकी मैं बात को बिल्कुल सहमत हूँ, और कुछ लोगों ने इसके लिए काम किया, जैसे डॉक्टर असगर अली इंजीनियर थे, बाद में शबनम, तीस्ता से तलवार, जावेद आनंद, हमारे जैसे भी कुछ लोग उसमें जुड़ गए। पर हमारा काम जो है बहुत सीमित है, छोटा है। 140 करोड़ के देश में, जिसको कहते हैं ऊँट के मुंह में जीरा, उतना हमारा काम है। ये जागरूकता के अभियान को राजनीतिक पार्टियों ने सीरियसली नहीं लिया, और मुझे लगता है वो इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। कुछ हमारे जैसे लोग इसमें लगे रहे, पर उसका क्या प्रभाव होगा? पार्टियां जब इतनी बड़ी हैं और वो इस बात को सीरियसली नहीं लेती हैं, मतलब उतना सीरियसली जितना सीरियसली लेना चाहिए, तो इसलिए फिर अब देखिए, दो प्रकार की विचारधारा का टकराव है। एक विचारधारा मजबूती से आगे बढ़ रही है, धर्म के नाम की राजनीति वाली। दूसरी प्रतिगामी विचारधारा चुनाव में, आंदोलन में व्यस्त है, पर विचारधारा के रूप में वो काम नहीं कर रही। तो आप बताइए कौन सी विचारधारा मजबूत होगी? प्रतिगामी विचारधारा मजबूत होगी। तो एक 4 उंगलियां एक्चुअली अपनी तरफ आती हैं, और उसमें मैं खुद को शामिल करता हूँ कि हम अपने मकसद में, अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं रहे, इसीलिए वो ताकतें मजबूत हो गई। मेरा विश्वास कीजिए, आज भी ज़्यादा लोग देश के जो हैं वो प्रेम में विश्वास रखते हैं, मानवता में विश्वास रखते हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं, पर क्योंकि वो बिखरे हुए हैं, इस बिखराव का फायदा प्रतिगामी धर्म के नाम की ताकतें ले रही हैं। सर, मैं ये प्राकृतिक पक्ष के बारे में एक सवाल पूछना चाहता हूँ। 13 राजनीतिक दल इसमें शामिल है, और उसमें से अगर 3, 4, 5 दल अगर ले तो उनके कहीं न कहीं 1-2 एमएलए हैं जी, और बाकी सारी पार्टियां जो राजनीति के सत्ता से बाहर है जी, और इनका जो मकसद है, अभी कुछ देर पहले उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ कि हम कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी के साथ ही है और उस गठबंधन के साथ। जब महाविकास आघाड़ी के साथ ही इनको जाने का है, तो यह स्वतंत्र रूप से फिर कार्यक्रम कैसे ले रहे हैं? देखिए, उसमें ऐसा है कि राजनीतिक रूप से साथ में आना एक बात है, और सामाजिक रूप से और वैचारिक रूप से प्रबोधन करना दूसरी बात है। तो आपको दोनों लेवल पे काम करना है। आपको लोगों को विचारों को भी बताना है और राजनीतिक रूप से जुड़ना भी है। उसमें मुझे कोई अंतर विरोध नहीं दिखता, क्योंकि जब तक आप सामाजिक और इस धरातल पर मजबूत नहीं होंगे, आप राजनीति को ज़्यादा मजबूत नहीं कर सकते। तो ये तो एक दूसरे के पूरक हैं। तो जो महाविकास आघाड़ी, कांग्रेस, उसके साथ जाना है, वो बहुत स्वागत योग्य कदम है, और साथ ही साथ अपनी विचारधारा को डाइल्यूट नहीं करना, हल्का नहीं करना। मजदूरों के अधिकार, किसानों के अधिकार, दलितों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, महिलाओं के अधिकार, इसकी बात तो हमको करते ही रहना पड़ेगा।
उसके बगैर हमारा कोई मतलब ही नहीं है। एक ज्येष्ठ आपने देखा है कि देश का पूरे 70 साल का माहौल आपने देखा है, जी एक दीर्घ अनुभव आपके साथ रहा है। जी। क्या आने वाले दिनों में ये जो परिवर्तनवादी ताकतें हैं, क्या ये राजनीतिक परिवर्तन करने में सक्षम या सफल हो पाएगी? देखिए, अभी पिछले कुछ महीनों से मुझे इसकी बहुत उम्मीद लग रही है, क्योंकि अभी तक प्रगतिशील था तो एक दूसरे को बहुत आलोचना करते थे, करना भी चाहिए, पर वो आलोचना में इतने व्यस्त थे कि जो बड़े दुश्मन को देखना उन्होंने बंद कर दिया था। और अभी उनको सबको दिख रहा है कि बड़ा दुश्मन कौन है, वास्तविक समस्या क्या है। तो हम अपने 25% के मतभेद को भुला के जो 100% हमारा विरोधी है उसके खिलाफ हम क्यों ना लड़ें। ये उनमें जो जागरूकता आ रही है, ये मेरे ख्याल से एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और उसमें मुझे समाज में बहुत उम्मीद दिखाई देती है। एक राजनीतिक क्वेश्चन सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। हाल ही में जो महाराष्ट्र में जो भी हुआ है, राजनीतिक दल का उथल पुथल हुआ है, सत्ता का उथल पुथल, तो इसका परिणाम नतीजतन आने वाले समय में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में क्या दिखाई पड़ेगा? देखिए, अभी जो परिवर्तन, अभी जो घड़ामोड़ी हुई है, एक तरह से मुझे अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा कि इससे जो प्रतिगामी ताकतें हैं वो एक्सपोज हो गई। एक दिन बोलते हैं ये लोग भ्रष्ट हैं, दूसरे दिन उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। एक लोग बोलते हैं कि ये इनकी विचारधारा में प्रगति नहीं है, दूसरे दिन उनको मिला लेते हैं। तो ये जो प्रतिगामी ताकत है, किसी भी कीमत पर अपने आप को विकसित करना चाहती है, जैसे कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद। और वो अभी जनता उस बात को समझ गई है कि इनके विचारों में कोई ईमानदारी नहीं है, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए इसका परिणाम जनता पर अच्छा होगा और उससे प्रगतिशील ताकतों को मजबूती मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। आज के इस प्रागतिक पक्ष के सत्ता परिवर्तन शिविर में उपस्थित माननीय डॉक्टर राम पुनियानी सर, इनका अभी सत्र शुरू ही होने वाला है, लेकिन फिर भी उन्होंने उनका अमूल्य समय से हमको कुछ समय निकाल कर दिया है। उनके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।